Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा की तरह आज भी इस सेशन में मैं आपके लिए आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ ताकि आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स पेपर वन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर वन में 100 में से 80+ स्कोर करने में मदद कर सकता है। Major contributor to carbon monoxide emission in metropolitan areas of India are what? So आप लोगों से पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे इंडिया के मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन सा है? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में से निकलती है। अगला है डोमेस्टिक सोर्सेस, घरेलू स्रोत जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन क्षेत्र और एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो होता है आउटडोर आउटडोर एयर, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, इन सब से जो भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स क्या करते हैं? बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। ये तो सबको पता ही होगा। व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल को जो भी बर्न करते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ओके। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट का जो स्मोक होता है, व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं निकलता है, वहां से आता है। सो इस क्वेश्चन में व्हीकल्स किसके अंदर आएंगे? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर एज इट इज आएगा। Which of the following sustainable development goals pertains to climate action? So आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा होता है जो कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करता है। सो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल गोल्स में कितने गोल्स रहते हैं। सो टोटल हमारे पास इसके अंदर 17 गोल्स होते हैं, राइट। गोल नंबर 11 जो है, ये किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पर। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। SDG 12 जो है, ये रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है। SDG 14 आपका लाइफ बिलो वाटर, जैसे मछली इत्यादि होती हैं, इन सब पर फोकस करता है, इन सबको कैसे बचाना है, इन पर फोकस करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज SDG 13, सस्टेनेबल गोल नंबर 13, जो कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करता है। तो ये स्टूडेंट्स SDGs की पूरी लिस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ट्रिक्स भी बता चुकी हूँ कि 17 गोल्स आपको कैसे याद रखने हैं। तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अबाउट, सो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। ये किस लिए बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली क्योटो, जो कि एक जगह का नाम है जापान में, वहां पर इसको फाइनलाइज किया गया था। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए नो, ओजोन लेयर के लिए वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके। आगे है रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशन, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी जो एमिशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके रिडक्शन के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी गलत होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। ठीक है, सो याद रखना है आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, ओजोन लेयर के लिए है वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो जितने भी प्रोटोकॉल्स है, क्या उनका पर्पस है, कौन से ईयर में वो बनाए गए थे, ये सब पेपर के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लीस्ट ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो कि सूर्य की, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पर बैंगनी किरणें होती है, उनको हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि ये नुकसानदायक किरणें होती हैं, इनको हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है, लेकिन पॉल्यूशन और बहुत सी चीजों की वजह से ओजोन लेयर जो है वो भी पतली होती जा रही है, जिससे पृथ्वी में हम सबको, पेड़ पौधों, इंसान सबको नुकसान पहुंच सकता है। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम पोटेंशियल वाली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नो। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर हेलोन्स। सो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्या होता है। ओके, सो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड का मेजर होता है, दैट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, हेलोन्स भी आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आता है। लेकिन हमको लीस्ट पूछा है, तो सबसे कम जो पोटेंशियल है वो होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि लीस्ट पोटेंशियल तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है, तो हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है? चलिए, ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इंडिया या फ्रांस? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंडिया। नेशनल सोलर मिशन, वन ऑफ द मिशंस of National Action Plan on Climate Change was launched in which year? Very important question, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसके अंदर 8 मिशन है, इसके अंदर 8 मिशन है, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसके अंदर एक मिशन का नाम है नेशनल सोलर मिशन। इसमें बोला है कि इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया था। सो इसको बेसिकली 2008, 10, 11 या 12, तो इसका सही उत्तर है 2008, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, और नेशनल सोलर मिशन NAPCC का फर्स्ट मिशन है। सो इस तरह से 8 मिशन का सीक्वेंस और 8 मिशंस का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो में वो पढ़ा है। द सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? सो इसको हम CBD के नाम से जानते हैं। ये किस पर बेस्ड है? मॉन्ट्रियल कनाडा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। सो CBD आपका मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में एक जगह है, वहां पर सिचुएटेड है। CBD होता क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाई गई है। 1992 में इसको अडॉप्ट भी किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस is an alliance of countries most of which lie between tropic of cancer and pole। so जिसमें से अधिकांश कर्क रेखा और ध्रुव रेखा के बीच में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ा है ना। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। तो पोल यहाँ पर गलत है।
आगे पूछा गया है प्रेजेंटली आईएसए इज हेडेड बाय इंडिया। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी पढ़ा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडिया में है। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ना चीजें समझ आ रही होंगी कि सेम क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है। अगर आपने पीवाई क्यूज ऐसे ही डिटेल में पढ़े हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाता है पेपर वन में अच्छा स्कोर करना। स्टेटमेंट वन बोलती है मोस्ट ऑफ द hazardous लैंडस्लाइड्स आर इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। तो ये बोलता है कि मैक्सिमम जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो भूकंप की वजह से ही होते हैं। तो ये गलत है, बिना भूकंप के भी तो बहुत सारे खतरनाक भूस्खलन होते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है ऑल लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व फॉलिंग ऑफ अर्थ मटेरियल अंडर shear स्ट्रेस। ये बोल रहा है कि जो भी लैंडस्लाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ का मटेरियल उसमें गिरता है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा सही उत्तर। ठीक है, ये होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट अर्थ्स ओजोन लेयर इज टू डेट द ओनली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट एग्रीमेंट टू बी रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, अर्थ के ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट एस्टैब्लिशेस वॉलंटरी कमिटमेंट्स बाय ऑल द पार्टीज प्रिपेयर कम्युनिकेट एंड मेंटेन अ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर। सो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। एज इट इज क्वेश्चंस भी पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप हर एक कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बता रही हूँ इतना बेसिक इंट्रोडक्शन लगभग हर क्वेश्चन में रखिएगा। सो इसी के साथ फिर एंड करते हैं। होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।